जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों को। मैं साक्षी आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टीवी पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा की ही अगली सीरीज़ पे तीसरे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और लिख डालिए अपने स्वर्णिम भविष्य को। पहला टॉपिक है तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और धातु में वर्गीकृत किया जाता है। अगला टॉपिक डालिए इसी में धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयरन, Fe, एल्यूमिनियम Al, चांदी Ag, कापर Au। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन करते जाएंगे। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन को हम एस से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन को हम N से, सल्फर को हम S से और ऑक्सीजन को O से। ठीक है, अब हम देखते हैं भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातुएं कैसे होते हैं। गुणधर्म धातु के अधातु के अलग अलग। ठीक है, तो पहला देखते हैं धात्विक चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है। ठीक है, अधातुएं चमकीली नहीं होती, जैसे आयोडीन अधातु होती है, और पर एक कुछ रेयर हैं जो कुछ होते हैं। ऐसे ही जैसे पारा हो गया, वो धातु तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे ही अधातुओं में जो आयोडीन है वो चमकीली नहीं होती, चमकीली होती है। ठीक है, फिर कठोरता का गुण, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होती हैं और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, कठोरता पे ही देखते हैं। जो अधातुएं होती हैं, कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो वो भी अधातु है। ठीक है, फिर देखते हैं रूप के आधार पर, तो धातुएं कमरे के ताप पर कठोर रूप में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस और गैसी रूप में भी पाई जाती हैं, है ना। केवल मरकरी यानी कि जो पारा होता है, पारा को छोड़ के बाकी सभी सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस रूप में होते हैं जो धातुएं होती हैं। केवल मरकरी होती है जो वो द्रव रूप में होती है, बाकी सभी सॉलिड होते हैं। ऐसे ही केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है, सभी अधातुएं कठोर होती हैं। आघातवर्धनीयता, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, सबको नहीं। ठीक है, जैसे पारा हो गया तो इनको पीटकर आप चादर नहीं बना सकते। लोहा हो गया, चांदी, सोना, इनको आप पीट के चादर जैसे बना सकते हैं, लेकिन कुछ धातुओं को नहीं किया जा सकता। अधातुओं में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिनको भी पीटा जाएगा वो टूट जाएंगी, ये क्षणभंगुर होती हैं। ठीक है, तो अधातुएं जो होती हैं आघातवर्धनीय नहीं होती। तन्यता का गुण, धातुओं की जो पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है धातुओं को, मतलब जैसे हम देखें कि सोने चांदी की कितनी चीज़ें होती हैं जो इंसान बनवाता है, तो उसको खींच के ही तो बड़ा किया जा सकता है। 2-2, 3-3 ग्राम में चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन ऐसे ही अगर हम देखें तो किसी भी अधातु को हम मेटल को जो विदाउट मेटल है उनको हम ज्वेलरी के तौर पे नहीं पहन सकते, है ना। तो इनमें जो गुण होता है वो तन्यता का गुण पाया जाता है। अधातुएं तन्य नहीं होती। ठीक है, फिर ऐसे ही विद्युत और ऊष्मा के चालन, तो सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। कुछ रेयर है, जैसे सीसा हो गया, मरकरी हो गया, ये कुचालक होती हैं। और अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो एक अधातु है, लेकिन वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, फिर घनत्व आ जाता है। घनत्व में सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है, बाकी सबका अधिक होता है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। इसी के क्रम में हम देखेंगे धात्विक, तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। फिर ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, है ना, धातुएं। और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO4। ठीक है, अगले में देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं में क्या होता है, जो उनके रासायनिक गुणधर्म है, जैसे
लोहे को नमी के संपर्क में रख दें तो उनमें संक्षारण होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर लो। उदाहरण दूसरा देखें तो ये हो गया 2Cu प्लस O2 रिएक्शन बना रहा है 2CuO जो है कॉपर ऑक्साइड। असल में इसका रंग जो होता है वो काला होता है। ठीक है, फिर 4Al प्लस 3O2 रिएक्शन बनाता है 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, फिर देखते हैं 2Mg प्लस O2 रिएक्शन बना रहे हैं 2MgO, है ना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से या अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं दिखाती हैं। Na और K वायु के आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये सोडियम होता है। असल में सोडियम जो धातु होती है उसे नमी और वायु के संपर्क में सीधे नहीं रखा जाता, क्योंकि इनमें क्या होता है, जैसे ही नमी के संपर्क में आई वायु में तो ये आग पकड़ लेती हैं। तो अगली चीज़ हो गई। अब अगला देखते हैं MgAl Zn Pb वायु के साथ सीधे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ी जाती है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं Fe वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, जबकि ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगता है। फिर देखते हैं Cu भी प्रज्वलित नहीं होती, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। फिर अगला है Ag यानी कि चांदी, Au यानी कि सोना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड, इसको सब कोई नोट डाउन करेंगे कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं कि Al2O3 प्लस 6HCl रिएक्शन बना रहा है 2AlCl3 प्लस H2O, है ना। अगला है Al2O3 प्लस 2NaOH रिएक्शन बना रहा है NaAlO2 प्लस H2O, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट। जल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस जल रिएक्शन बनाते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन उत्सर्जित करते हैं। ऐसे ही धातु ऑक्साइड प्लस जल तो रिएक्शन बनाते हैं धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर देख लेते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया या क्रियाशील। ठंडे जल के साथ Na हो गया, K हो गया, Ca हो गया, ये ठंडे जल के साथ क्रियाशील होते हैं। केवल भाप के साथ क्रियाशील तो हो गया Al, Fe, Zn, है ना। गर्म पानी के साथ क्रियाशील तो Mg। जितनी भी धातुएं हैं वो कौन सी किस टेम्परेचर पे क्रिया करेंगी ये बता रहा है ये चार्ट। ठीक है, इस चार्ट को बना लेना है। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते तो हो गया Pb, Cu, Au, Ag, है ना, सोना चांदी ये सब जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर Ca, Mg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातुओं के साथ चिपक जाते हैं। आगे देखते हैं इसी के एग्जाम्पल कुछ। 2Na प्लस H2O रिएक्शन बनाता है 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, फिर ऐसे ही Ca प्लस H2O रिएक्शन बना रहा है Ca होल ट्वाइस OH का प्लस H2। Mg प्लस 2H2O रिएक्शन बनाता है MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, है ना। तो इसी तरीके से और देखते हैं कि ये 2Al प्लस 3H2O रिएक्शन बनाता है Al2O3 प्लस 3H2। ठीक है, इस तरीके से हम देख लेंगे कि ये सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं धातुओं में, तो वो पानी के साथ, कोई हवा के साथ, तो ये सभी जितनी भी हैं वो सारी ये सारी हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन है सब में प्रेजेंट, और पानी यानी कि H2O है सब में, पानी के प्रेजेंट पर जितनी भी धातुएं हैं उनका रिएक्शन दिखा रहा है। धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो तनु
धातु प्लस तनु अम्ल रिएक्शन बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक, फिर इसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फिर धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो धातु अगर ए मान लें, लवण को लवण विलयन को बी मान लें, तो रिएक्शन बनाएंगे तो लवण विलयन ए और धातु बी ये सभी साथ में कंबाइन हो जाएंगे। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह अभिक्रियाओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। अब देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, ठीक है, ध्यान रखना है किसमें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या किया गया हो, तो वो सक्रियता श्रेणी होती है। जैसे हो गया NK, फिर हो गया Na, फिर हो गया Ca, फिर Mg, Al, Zn, Fe, Pv, है ना। इस तरीके से घटती हुई अभिक्रियाएं हैं ये। अधिक सबसे ऊपर है, जैसे K हो गया, फिर Na हो गया, Ca हो गया, Mg हो गया, Al हो गया, Zn, Fe, Pb, इस तरीके से। फिर H, Cu, Hg, Aq, Au, है ना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होंगे, जैसे Au यानी कि सोना। ठीक है, तो Au हो गया। अब देखते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातुओं के जो अभिक्रियाएं हैं, ये मानो कि ऐसे समझो कि धातु किसी अधातु से जब अभिक्रिया करती है तो वो लगभग एक तरीके से माने तो कई जगह पे वो बहुत क्रियाशील होती है और कई जगह पे बिल्कुल न्यूट्रल होती है, यानी कि बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से होती है ना। उनकी जो संयोजकता कोष है उस पर उसके पूर्ण होने पर निर्भर करता है कि ये कैसे समझी जाएंगी। धातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातुओं के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इलेक्ट्रायन बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लें NaCl का निर्माण। तो Na था, इसमें 2, 8 और 1 इनकी संयोजकता है। ये रिएक्शन बनाते हैं किसके साथ, इनको जब अलग करते हैं तो क्या होता है, 2 और 8 में ये डिवाइड हो जाते हैं, प्लस और माइनस आयन में, है ना। ऐसे ही Cl माइनस में हो जाता है, ये प्लस में होता है Na और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और Cl में Cl माइनस होता है। ठीक है, तो ये NaCl का कंबाइन वो बनता है, नमक कहते हैं इसको। ठीक है, आयनिक यौगिक। अब देखते हैं आयनिक यौगिक कौन से होते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति, है ना। भौतिक प्रकृति कैसी होती है, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतया भंगुर होते हैं, है ना। जोर से मार दो तो ये टूट जाते हैं। भंगुर का मतलब होता है टूट जाना। फिर गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, है ना। तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व क्लोरीन, केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। फिर देखते हैं विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। अब देखते हैं धातुओं की प्राप्ति और धात्विकी, है ना। इसमें देखते हैं पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होते हैं, अयस्क में देख लीजिए। अयस्क वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। तो इसको देख लेंगे, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब कोई। सबसे अधिक अभिक्रियाशील Na, Ca, Mg, Al स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते,
विद्युत अपघटन, है ना। इनको अगर हम सीधे एयर के संपर्क में डाल देते हैं ना तो ये इनमें आग लग जाती है या तो फिर खुद गल जाएंगे, इस तरीके से हो जाती हैं इनमें अभिक्रिया। फिर जेडियन हो गया, एफई हो गया, पीबी हो गया, सीयू हो गया, एचजी हो गया, तो ये मध्य अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे सल्फर ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड हो गए, कार्बोनेट हो गए, अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन है इनका। सबसे कम अभिक्रियाशील जो होते हैं एजी और एयू हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जैसे सोना चांदी है ये, तो इसको तो हम देख ही सकते हैं, हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि ये कोई अभिक्रिया नहीं करते, ना पानी के साथ, ना हवा के साथ, ना किसी के साथ। धातुओं का निष्कर्षण, अयस्कों से धातु प्राप्त करना। तो पहला चरण क्या होता है, अयस्कों का समृद्धिकरण। फिर दूसरा होता है धातुओं का निष्कर्षण। फिर तीसरा चरण होता है धातुओं का परिष्करण। अयस्कों में हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है। अयस्कों का सांद्रण, फिर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ऐसे ही अयस्कों में ही दूसरा है इनका मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, फिर निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। मध्य की देखें तो सल्फर ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गए, निम्न अभिक्रियाशील हो गई सल्फाइड, अयस्क है जो। और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे गलित धातुओं का विद्युत अपघटन, है ना, शुद्ध धातुएं, ये बहुत उच्च अभिक्रियाशील होती हैं, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे। फिर ये तो उन्हीं के हैं, है ना। मध्य वाले के हैं सीनाबार यानी वायु, सीमित वायु, निस्तापन, भंजन, वर्जन। धातुएं, धातु का ऑक्साइड बनना, धातु में अपचयन, धातु का शोधन, अयस्क से धातु निर्माण में प्रयुक्त चरण। तो देख लेंगे कि कौन कौन से चरण हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, जैसे गैंग, पृथ्वी से खनिज, अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भर्जन पूछता है, तो भर्जन को नोट कर लेंगे। भर्जन बस नहीं, मैं जितनी भी नोट्स ही मेरी ये पूरी तैयार है, तो नोट्स को एक तरफ से सबको ही नोट करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कि 2ZnS + 3O2 रिएक्शन बनाते हैं तापमान जब ज़्यादा हो, तो 2ZnO + 2SO4। दूसरी है कि 2HgS + 3O2 रिएक्शन बनाते हैं तापमान 2HgO + 2SO2, ठीक है। निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं या निस्तापन कहा जाता है। तो ZnCO3, ZnO + CO2। फिर देखते हैं अपचयन। अपचयन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायन का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। इसके एग्जाम्पल हैं ZnO + C रिएक्शन बनाता है Zn + CO। धातु का परिष्करण, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो इसको भी नोट कर लेंगे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको देख लेंगे कि धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण होती है। इसका चित्र सब कोई बना लीजिए। ये कैथोड हो गया, ये कैथोड राड हो गई, ये एनोड की राड हो गई, ठीक है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। एनोड हमेशा प्लस होता है और कैथोड हमेशा माइनस होता है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे जो ये पानी भरा है ना, पानी, तो ये एक अम्लीय विलयन होता है। इसे हम CuSO4, इसे हम बोलेंगे कि CuSO4 का विलयन हमने भर दिया है। टैंक है, देख लेंगे, ये तो टैंक ही है। अपद्रव्य, एनोड, पंख, ठीक है। इस तरीके से हम भर देंगे। ये सर्किट जब बनाई जाती है तो होता क्या है कि इनमें जो यहाँ पे ये बैटरी लगी है, ठीक है, ये प्लस और माइनस होता है। तो जैसे एनोड प्लस है और कैथोड माइनस, जब इसको
यहाँ पे जो प्लग लगा हुआ है इसे ऑन करते हैं तो इस पूरे तंत्र में, सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है यहाँ वाला ये अम्लीय होता है। तो एनोड पर अशुद्ध तांबा है, कैथोड पर शुद्ध तांबा है ना। फिर विलयन किसका है, CuSO4 का प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड में अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, इसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम जहाँ देख रहे हैं एनोड पंख, ये वो अशुद्धियाँ हैं जो तले पे रुक जाती हैं। अब देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होते हैं, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। जैसे पहला हो गया सिल्वर, दूसरा हो गया कॉपर, तीसरा हो गया लोहा। तो सिल्वर में वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। यानी कि जो चांदी की पायल वगैरह होती हैं, कभी भी देखा होगा कि उनमें एक ऑक्साइड की परत लग जाने से वो हल्की सी काली पड़ जाती हैं, जो पुरानी होने लगती हैं। ऐसे ही कॉपर के साथ होता है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना देता है। कॉपर यानी कि जो तांबा होता है, तांबे के कभी बर्तन देखोगे भगवान वाले, है ना, तो भगवान वाले बर्तन जो होते हैं उनमें अगर जल्दी से ना धुलो, 2-3 दिन बाद धुलो, तो उनमें एक हरा हरा सा कुछ लगा हुआ रहता है, वो उसमें ऑक्साइड की वजह से होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। फिर देखते हैं लोहा। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इसी को हम संक्षारण का एक अच्छा उदाहरण मानते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, या सदलेपन करके, क्रोमियम लेपन करके, या एनोडीकरण करके, या मिश्र धातु बनाकर, है ना। जैसे स्टील हो गया तो लोहे की एक मिश्र धातु स्टील भी है। तो ये सदलेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, इसे सदलेपन प्रक्रम कहते हैं। फिर मिश्र धातुएं क्या होती हैं, तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु और अधातु, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक अधातुओं और धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें मिश्र धातु कहते हैं। तो लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात यानी कि स्टील, लोहा और निकेल और क्रोमियम ये स्टील बनाते हैं। पीतल कॉपर प्लस जिंक। ऐसे ही कांसा कॉपर और टिन, सोल्डर लेड और टिन। ठीक है। अमलगम यानी कि मरकरी प्लस अन्य तत्व। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को सबको ही लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।